नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 24 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में पेपर हुआ वो हल करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न पूरे वीडियो में हल किए, जो शेष प्रश्न है वो हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। यानी एक जो डीसी मशीन है इसमें जो कम्यूटेटर है यानी दिक परिवर्तक या दिशा परिवर्तक है हम कहते हैं, ये कौन सा कार्य करता है। अब ऑप्शन देखो, एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में यानी जनरेटर में ये एसी को डीसी में बदलता है, सही है। डीसी को एसी में बदलना, यदि मोटर के तौर पर हम प्रयोग करते हैं तो डीसी को एसी में बदलता है, ये भी सही है। बुर्सों को आधार देना, बुर्सों को आधार इसके द्वारा नहीं बुश होल्डर द्वारा दिया जाता है, तो ये गलत है। ए और बी दोनों ये सही है। आरंभिक धारा या बलागुण की आपूर्ति करना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ए और बी दोनों, यानी एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। यानी यहाँ पे डीसी मशीन के बारे में पूछा। यदि ये पूछ ले कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य, तो डीसी जनरेटर का पूछता तो केवल इसमें फिर होता एसी को डीसी में बदलना, यानी ए। यदि डीसी मोटर के बारे में पूछ लेता तो तब भी, ये डीसी मशीन के बारे में पूछा है तो ए और बी दोनों, यानी राइट आंसर हो गया डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम है, शंट फील्ड धारा का मान क्या होगा। यानी कोई डीसी मशीन है जिसके अंदर 220 वोल्ट डीसी मशीन है, यानी डीसी मशीन एक तो आर्मेचर और शंट फील्ड के बारे में दे रखा है, यानी शंट फील्ड। तो मान लो ये आर्मेचर और ये शंट फील्ड है, ये डीसी मशीन है। अब क्या कह रहे हैं कि यह 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट डीसी शंट। अब आगे क्या दे रखा है में, शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम है, इसका प्रतिरोध 440 ओम है, तो फील्ड करंट का मान क्या होगा। मान लो ये प्लस या माइनस, तो इसमें से बहने वाली धारा आई एफ या आई एस एच हम कह सकते हैं, शंट फील्ड है तो एस एच कह सकते हैं हम। तो इसका मान क्या होगा, तो फील्ड करंट यानी आई एस एच या शंट फील्ड करंट बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। वी कौन सा है, फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज और फील्ड का प्रतिरोध। तो वी का मान क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, तो 220 बट्टा इसका प्रतिरोध क्या है 440 ओम, कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर की बिना भार गति 2000 आरपीएम है और पूर्ण भार गति 1900 आरपीएम है, तो इसकी गति नियामक यानी गति रेगुलेशन लगभग क्या होगा। तो इसका गति रेगुलेशन किस प्रकार से निकालेंगे कि मोटर की गति रेगुलेशन, जिसे हम एनआर कहते हैं, यानी गति रेगुलेशन एनआर बराबर गति रेगुलेशन इन प्रतिशत में क्या होता है कि एनआर इन परसेंट बराबर होता है गति नो लोड माइनस फुल लोड गति बटा फुल लोड गति इंटू 100। अब देखो नो लोड गति क्या है, नो लोड गति है 2000 आरपीएम, 2000 माइनस फुल लोड गति है 1900 बटा फुल लोड गति 1900 इंटू 100। तो क्या होगा देखो कितना हो गया 100 इंटू 100 बटा 1900, 0 से 0, 0 से 0, 100 में इसका भाग लगाओ 19 का, क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 100 भाग 19 5.26, 5.26%। अब प्रश्न में देखो लगभग पूछा है कि इसका गति विनियमन गति रेगुलेशन लगभग क्या होगा, तो 5.26 यानी लगभग 5% होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, लगभग 5%, यानी किस में है ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है,
बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित से किया जाता है। यानी बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या वजन को निर्धारित किया जाता है। यानी रासायनिक वजन किससे निर्धारित किया जाता है? तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? एक ही मान की धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ पदार्थ उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अब इसमें मुक्त हुए पदार्थ यानी वजन का निर्धारण कौन करता है? तो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। यदि इसमें द्वितीय नियम दिया होता तो वो भी सही होता। अब देखो ऑप्शन में देखो, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। अब ये कौन सा है? द्वितीय नियम है। और दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है? अन्योन्य प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, पास्कल का नियम और लेंज का नियम। तो वास्तव में इसका राइट आंसर क्या होगा? फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम है वो होगा। तो अब द्वितीय का नाम नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा? फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, यानी फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शूज पोल के साथ किस प्रकार बंधे होते हैं? यानी जो डीसी जनरेटर होता है इसके अंदर पोल शूज किस प्रकार से बंधे होते हैं? तो देखो, मशीन के अंदर मान लो ये मशीन के आंतरिक भाग मान लो, तो यहाँ जो पोल लगा हुआ है इस पर पोल शूज किस प्रकार से बंधे हुए होते हैं? ये पोल शूज है। तो यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए होते हैं और ये स्क्रू है वो काउंटर शीर्ष यानी चपटी टोपी वाली, यानी कह सकते हैं हम इस प्रकार के होते हैं काउंटर शीर्ष स्क्रू। तो काउंटर शीर्ष स्क्रू के द्वारा ये कसे होते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रू लगाए जाते हैं वो काउंटर शीर्ष स्क्रू लगे होते हैं। तो डीसी जनरेटर में पोल शूज पोल के साथ किस प्रकार बंधे रहते हैं? काउंटर शंक स्क्रूज की सहायता से। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, काउंटर शंक स्क्रूज। अगला क्वेश्चन है, एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है तो लाइन वोल्ट क्या होगा? स्टार संयोजन है और फेज वोल्ट दे रखा है। तो स्टार संयोजन के अंदर, स्टार संयोजन में क्या होता है? VL बराबर होता है और √3 VP और IL बराबर होता है IP। और यदि डेल्टा के बारे में पूछे, डेल्टा संयोजन में होता है VL बराबर VP और IL बराबर √3 IP। तो इसमें स्टार संयोजन के बारे में पूछा है कि फेज वोल्टेज दे रखा है, यानी फेज वोल्टेज दे रखा है। VP बराबर क्या है? VP बराबर कह रहा है कि 200 वोल्ट है। तो VL बराबर क्या होगा? यानी लाइन वोल्ट का मान क्या होगा? तो देखो VL बराबर क्या हो जाएगा? √3, यानी √3 का मान होता है 1.732 इंटू VP का मान क्या है? 200। अब इसको इससे गुणा करो, 1.732 को 200 से गुणा किया तो कितना हो रहा है? 346.4 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 346.4 वोल्ट, यानी डी ऑप्शन देखो तो राइट आंसर हो गया डी, 346.4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि 150 ओम, 180 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं तो तुल्य डेल्टा कनेक्शन ज्ञात कीजिए। यानी 3 प्रतिरोधक जो स्टार में जुड़े हुए हैं 150 ओम, 180 ओम और 60 ओम के, इनका तुल्य डेल्टा कनेक्शन में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इनका मैंने एक अलग वीडियो भी डाल रखा है, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। 3 प्रतिरोधक है जो स्टार में जुड़े हुए हैं और तुल्य डेल्टा प्रतिरोध ज्ञात करना है। इन प्रतिरोधकों को मान लो कि ये R1 है, R1 का मान कितना दे रखा है इसमें? यानी प्रथम प्रतिरोध है उसका मान है 150 ओम। R2 बराबर क्या दे रखा है? 180 ओम। और R3 बराबर क्या दे रखा है? 60 ओम। ये 3 स्टार में जुड़े हुए हैं और तुल्य डेल्टा प्रतिरोध ज्ञात करना है।
तो तुल्य डेल्टा प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो प्रथम प्रतिरोध R1 ज्ञात करेंगे, या 1 2 3 दे रखा है, मान लो ये A है, तो RA ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र क्या होगा, मैंने अलग एक वीडियो में इसके सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार वो समझा रखा है। तो देखो इसका सूत्र क्या होगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 बट्टा R1। RA ज्ञात करना है तो B ज्ञात करना है, तो यहाँ R2, C ज्ञात करना है तो यहाँ R3। अब देखो R1 का मान क्या है 150, 150 इंटू R2 कितना है 180 प्लस R2 कितना है 180 इंटू R3 कितना है 60 प्लस R3 कितना है 60 इंटू R1 कितना है 150 बट्टा R1 150। यह है RA ज्ञात करने का RA। अब देखो 150 और एक को 180 से गुणा किया तो कितना आ रहा है 150 इंटू 180, यह हो रहा है 27,000 प्लस 180 इंटू 60, 180 इंटू 60 यह हो गया 10,800 प्लस 15 90 9,000 यानी 60 इंटू 150 बट्टा 150। तो RA बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को 27,000 प्लस 10,800 प्लस 9,000 कितना हो रहा है 27,000, 10,800 और 9,000 यह हो रहा है 46,800, 46,800 बट्टा 150। तो RA बराबर क्या हो जाएगा, RA बराबर 46,800 में 150 का भाग लगा दो, यानी ये 0 से 0 कट गया, 4,680 में 15 का भाग लगा दो, 4,680 में 15 का भाग 312, तो ये आ रहा है 312 ओम। तो RA बराबर क्या हो रहा है 312 ओम। RA का यानी प्रथम प्रतिरोध का मान आ गया 312 ओम। यदि RB ज्ञात करना है तो सेम यही विधि रहेगी, यहाँ पे चेंज होगा केवल, यानी B ज्ञात करना है तो ये हो गया RB, यहाँ R1 की जगह हो जाएगा 2 का से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का मान 180, तो ये हो गया 180, ये हो गया 180 और ये हो जाएगा 180 और 46,800 में 180 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 260। तो RB बराबर क्या हो रहा है 260 ओम। अब है RC, यदि C ज्ञात करना है यानी तीसरा प्रतिरोध C, तो यहाँ पे हो जाएगा R3। R3 का मान कितना है, यहाँ RC तो यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ भी हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 60 और 46,800 में 60 का भाग लगाएंगे तो क्या आ रहा है देखो 780। तो RC बराबर क्या हो जाएगा 780 ओम। अब देख लो ये तीनों किसमें है, 312 ओम, 260 ओम और 780 ओम किसमें है, ए ऑप्शन में देखो 780 ओम, 260 ओम और 312 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, 780 ओम, 260 ओम और 312 ओम, यानी तीनों मिल रहे इसमें। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की टॉर्क और आर्मेचर धारा की विशेषता होती है। डीसी मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट। डीसी मोटर के अंदर टॉर्क किन किन कारकों पर निर्भर करता है। डीसी मोटर का टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है और फ्लक्स के भी समानुपाती होता है। तो टॉर्क बराबर होता है या टॉर्क समानुपाती आर्मेचर करंट और टॉर्क समानुपाती फ्लक्स। यानी डीसी मोटर का टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है और फ्लक्स के भी समानुपाती होता है।
अब इसमें पूछा है टॉर्क और आर्मेचर करंट। टॉर्क और आर्मेचर करंट इन दोनों में सीधा समानुपाती का संबंध होता है। यदि आर्मेचर करंट का मान बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान भी बढ़ेगा, अनुपातिक बढ़ेगा, यानी जिस अनुपात में आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में टॉर्क बढ़ेगा। मान लो इकाई आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं तो इकाई टॉर्क बढ़ेगा। यदि आर्मेचर करंट को 2 गुना करें तो टॉर्क भी 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना करें तो 3 गुना, 4 गुना करें तो 4 गुना। तो इसका जो आरेख बनेगा यह अनुपातिक बनेगा, इसे हम रेखिक रेखिक भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेखिक। यानी मोटर के अंदर टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता विश्लेषण अनुपातिक होती है या रेखिक होती है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, रेखिक। अगला क्वेश्चन है, यदि श्रेणी फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स, तो मोटर किस प्रकार का कहा जाता है? यानी एक कोई मोटर है, डीसी मोटर है, जिसके अंदर सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों की दिशा एक ही है, यानी दोनों जुड़ने वाले स्वभाव के हैं, तो वह मोटर संचयी यौगिक यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है। और यदि विपरीत स्वभाव के है, यानी शंट फील्ड फ्लक्स से श्रेणी फील्ड फ्लक्स विपरीत है, तो इसे हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो इसमें जुड़ने वाले स्वभाव के बताएं, यानी दोनों की दिशा एक समान है, यानी श्रेणी फ्लक्स उसी दिशा में जिसमें शंट फील्ड फ्लक्स यानी शंट फ्लक्स है, यानी दोनों के फ्लक्स समान ध्रुवता वाले यानी समान दिशा वाले हैं, तो वह होगी संचयी यौगिक मोटर यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। मोटर है तो मोटर, जनरित होता तो जनरित रंग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड। अगला क्वेश्चन है, यदि एक खोखले एयर कोर कंडक्टर कॉइल में तांबे के 500 टन है जो कि 10 एम्पीयर का डीसी करंट गुजरने पर 10 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है, तो इसका स्वप्रेरण कितना होगा? यानी सेल्फ इंडक्टेंस का मान क्या होगा? किस प्रकार से निकालेंगे? देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि एक खोखले एयर कोर कंडक्टर में तांबे के टर्न्स 500 हैं, n बराबर है 500 टर्न्स, 500 टन जो कि 10 एम्पियर, I बराबर है 10 एम्पियर, डीसी गुजरने पर फ्लक्स I बराबर है 10 मिली वेबर, या इसे हम कह सकते हैं 10 × 10 की घात -3 वेबर, क्योंकि मिली में मिली को सामान्य बदलेंगे तो 10 की घात -3। तो स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो देखो L बराबर क्या होगा, सूत्र क्या है बना, L बराबर N × φ/I, L बराबर N × φ/I। N का मान क्या है 500, इंटू फ्लक्स का मान क्या है 10 × 10 की घात -3 बट्टा I का मान क्या है 10, तो कितना हो जाएगा? 10 से 10 कट गया तो कितना हो गया? 500 × 10 की घात -3 हेनरी, या इसे हम कह सकते हैं 500 मिली हेनरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 मिली हेनरी। किस में है? सी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, 500 मिली हेनरी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 500 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर घुमाव में निम्न में से कौन सा नियम अंत में कंडक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े 2 कंडक्टर होते हैं? यानी आर्मेचर घुमाव में इनमें से कौन सा नियम अंत में एक कंडक्टर द्वारा यानी कंडक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े 2 कंडक्टर होते हैं? यानी एक चालक है और अगला चालक है, इसी से जुड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यानी इससे क्या कहेंगे? इसे हम ट्रांस या लपेटन कहेंगे। यानी जो प्रथम का अंतिम सिरा दूसरे कंडक्टर के प्रथम सिरे से जुड़ रहा है, यानी तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लपेटन या ट्रांस कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ट्रांस ए।
यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रिक्शनल पिच है, यानी पिच फैक्टर का मान है 5/6, तो क्वाइल स्पैन यानी क्वाइल पिच का मान क्या होगा। क्वाइल पिच का मान पूछा है और पिच फैक्टर का मान दे रखा है। किस प्रकार से निकालेंगे देखो, अल्टरनेटर में पिच फैक्टर का मान क्या दे रखा है, पिच फैक्टर बराबर बता रखा है 5/6। जबकि पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, पिच फैक्टर बराबर होता है क्वाइल पिच बट्टा पोल पिच, यानी पिच फैक्टर बराबर होता है क्वाइल पिच बट्टा पोल पिच। अब इसमें डिग्री में पूछा है, पोल पिच होता है 180 डिग्री, यानी पोल पिच का मान होता है, पोल पिच बराबर डिग्री में ले तो 180 डिग्री होता है, पोल पिच का मान होता है 180 डिग्री। अब देखो पिच फैक्टर का मान देगा 5/6, क्वाइल पिच का मान पूछा है, पोल पिच का मान होता है 180 डिग्री, डिग्री में ले तो पोल पिच का मान क्या है 5/6 बराबर क्या हो जाएगा, क्वाइल पिच बट्टा पोल पिच, पोल पिच का मान कितना है 180। तो क्वाइल पिच बराबर क्या हो जाएगा, क्वाइल पिच बराबर हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, 5 × 180/6, 6 का भाग लगाया कितना हो गया 6 18 30 5 15 150 डिग्री। तो डिग्री में कितना हो जाएगा, क्वाइल पिच कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 150 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है, यानी स्थिर आर्मेचर का से क्या हो गया कि रोटेटिंग फील्ड, यानी आर्मेचर स्थिर है और फील्ड रोटेटिंग है। तो एक रोटेटिंग फील्ड और स्थिर आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है, यानी जो सप्लाई है वो किससे जुड़ी होती है, तो किससे जुड़ी होती है, डायरेक्ट मेन जो बस बार होती है उससे जुड़ी होती है। और यदि इसमें पूछ लेता कि रोटेटिंग आर्मेचर में, तो रोटेटिंग आर्मेचर में जो सप्लाई होती वो स्लिप रिंग द्वारा से जुड़ी होती। तो राइट आंसर हो जाता है इसमें, यदि रोटेटिंग आर्मेचर होता तो स्लिप रिंग द्वारा, और ये रोटेटिंग फील्ड है यानी स्थिर आर्मेचर है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बस बार से। तो राइट आंसर हो गया बी बस बार। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके, यानी एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण कैसे किया जाता है। एक प्रत्यावर्तक का जो शक्ति गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है, वो भार की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जिस प्रकार का भार होता है उसी प्रकार का उसमें पावर फैक्टर हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों में पावर फैक्टर इसके भार पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखो, गति से होता है, भार से होता है, एक्सटाइटेशन से होता है, प्राइम मूवर से होता है, और भी दोनों। तो भार से होता है। तो एक अल्टरनेटर का पावर फैक्टर भार पर निर्भर करता है, तो भार से होता है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य 2 वाइंडिंगों में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग होती है, यानी 3 फेज प्रणाली में जो फेज अंतर है वो क्या होता है। तो त्रिकला प्रणाली में जो कला अंतर होता है वो होता है 120 डिग्री का, यानी दोनों कलाओं के बीच कला अंतर होता है 120 डिग्री का, यानी 3 फेज है तो 360/3 बराबर 120 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री फेज से बाहर होता है, यानी किसमें है बी ऑप्शन में देखो, फेज से बाहर 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार
डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? यानी एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? यानी टेपिंग के बारे में पूछा है कि कितने % टेपिंग होती है। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो मेन स्टार्टिंग के समय जो मेन आपूर्ति है उसका यानी वीपी प्रदान करता है। वीपी बराबर होता है वीएल बट्टा √3, यानी जो भी आपूर्ति है उसमें √3 का से हो गया 1.732 या 0.577 इंटू वीएल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भाग लेंगे तो ये आएगा। यानी जो लाइन वोल्ट है उसको 0.577 या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि VL इंटू 57.7%, इसे राउंड फिगर में 58% भी कह सकते हैं। तो VL इंटू 58% जो लाइन वोल्टेज है उसका 58% प्रदान करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर भी लाइन वोल्ट का 58%, स्टार कनेक्शन में 58% प्रदान करता है, 58%। तो ये टेप्ड यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर टाइप स्टार्टर है वो भी लगभग 58% यानी 57.7% को या लगभग 58% को, तो 58% टेपिंग निकल लेती है, वो भी एक 58% सप्लाई प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58% टेपिंग होती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है? जो डिस्चार्ज लैंप है इसके अंदर प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है? ऑप्शन देखो, धारा का तापन प्रभाव, तापन प्रभाव तो तप्त दीप्ति लैंप में होता है। धारा का चुंबकीय प्रभाव, गैस या वाष्प का आयनीकरण प्रभाव, ये सही है। विद्युत स्थैतिक प्रभाव, कार्बन इलेक्ट्रोड। तो जो डिस्चार्ज लैंप है यानी विसर्जन लैंप है इसमें गैस का या वाष्प का आयनीकरण प्रभाव के कारण प्रकाश पैदा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, गैस या वाष्प का आयनीकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन है पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में होता है। एक पीएन जंक्शन है उसकी फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनति, पीएन जंक्शन की 2 अभिनति होती है, एक तो विपरीत अभिनति और एक अग्र अभिनति। यानी एक जो डायोड है या जंक्शन है पी और एन, पी एन जंक्शन में यदि पी प्रकार के पदार्थ को प्लस से एन प्रकार के पदार्थ को यदि हम माइनस से जोड़ रहे हैं तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में इसका जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, तो निम्न प्रतिरोध होता है। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस कब होगी? यदि पी प्रकार के पदार्थ को माइनस से जोड़ रहे हैं, एन प्रकार के पदार्थ को प्लस से जोड़ रहे हैं तो वह होगा रिवर्स बायस यानी विपरीत अभिनति। और इसमें इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा उच्च हो जाएगा यानी अनंत होगा। तो इसमें फॉरवर्ड बायस में पूछा है तो फॉरवर्ड बायस में निम्न प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, तो निम्न प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है यानी एपीटी क्या होता है? ऑप्शन देखो, एक ध्रुवीय उपकरण सही है, द्विध्रुवीय उपकरण नहीं, डायोड, करंट नियंत्रण उपकरण, वोल्टेज नियंत्रण उपकरण। तो एक आईपीटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो एकल ध्रुवीय उपकरण होता है। तो राइट आंसर हो गया एक ध्रुवीय उपकरण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से रोधन वर्ग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर सकता है? यानी रोधन का जो वर्ग है वो कौन कौन सा है? देखो कौन कौन से वर्ग होते हैं। एक तो होता है वाई वर्ग, एक होता है ए वाई, ए ई बी, एफ एच और सी, यानी ये वर्ग होते हैं वाई ए ई बी एफ एच और सी। वाई वर्ग है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ए 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ई 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बी 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एफ 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एच 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सी 200, 220 और 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्यकारी तापमान होता है इसका। तो इसमें क्या पूछा है? रोधन वर्ग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहन कर सके, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का कौन सा हो गया? वाई वर्ग। तो वर्ग वाई यानी कौन सा है? ए ऑप्शन इसका
सही होगा, तो राइट आंसर हो गया ए वर्ग वाई। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर के, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।